बड़ा अपडेट सामने है। बांग्लादेश में निशाने पर है हिंदू। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद हिंसा में काफी तेजी देखी गई। हिंदुओं पर हमले लगातार जारी है। सड़कों पर खून खराबा लगातार है। दिनाजपुर में हिंदुओं के घरों पर हमला हुआ है। हिंदुओं के घर और दुकानों पर लगातार हमले अभी भी जारी हैं। बांग्लादेश के 27 जिलों में हमले की घटनाएं सामने आई। हिंदुओं के घरों में लूटपाट की जा रही है। तो लगातार अभी भी हमले जो हैं वो देखे जा रहे हैं। 27 घरों को निशाना बनाया गया है जिसमें लूटपाट की गई है। लगातार ये आंकड़े जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इसी के साथ अलीशा जी आपसे जानना चाहेंगे, रुक करेंगे आपका। अभी भी घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक एक कर हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया जा रहा है। लूटपाट तक की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। आगजनी की जा रही है। जी देखिए, ये कब सुधरेगा ये बांग्लादेश, ऐसे कब ये हिंसा खत्म होगी? जब हिंदुस्तान एक तरीके से बहुत और ज्यादा दबाव डालेगा और जो वेस्टर्न पावर्स जो है वो भी प्रेशर डालेंगे बांग्लादेश के ऊपर। भाई अभी अबाउट टाइम हो गया है। दुनिया खामोश क्यों है मैं आपको बताऊं। दुनिया, इंटरनेशनल कम्युनिटी खामोश है बांग्लादेश के ऊपर। वहां पे नरसिंहार हो रहा है जबकि माइनॉरिटीज मांग का। इसको लेकर लगातार की जा रही है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह मुद्दा अब उठना चाहिए, बड़ी कार्रवाई इस पर होनी चाहिए। कब तक आखिर लोगों की जान इतनी सस्ती नजर आएगी कि उन पर लगातार अटैक यूं ही होता रहेगा? बिल्कुल, आपने एकदम दुरुस्त फरमाया है, 100% बिल्कुल। और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जहां तक मेरी समझ है, दो वजह हैं। क्योंकि देखिए, जो हिंदू की मेजोरिटी है वो है हिंदुस्तान के अंदर, नेपाल के अंदर, बांग्लादेश के अंदर तो माइनॉरिटी थी। तो जो अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी है वो सोच रही है कि भाई जो वेस्टर्न पावर है, खासतौर से हमारे तो हिंदू कम है, हम क्यों इसके अंदर दखल अंदाजी दें, हम क्यों बोले। नहीं, बोलना चाहिए और बोलना पड़ेगा उनको इसके ऊपर। दूसरी बात है इकोनॉमिक्स, जैसे कि आपको मैंने बताया, ट्रेड, व्यापार। क्योंकि इकोनॉमिक्स बांग्लादेश वो देख रहे हैं कि इनका जो डील है, आपको मैं बताऊं, इनकी इकोनॉमी, जो पॉवर्टी रेट थी बांग्लादेश के अंदर, वो डाउन हुई है। 80% 1971 में थी और 44% 1991 और 13% 2021 में। तो यानी कि पॉवर्टी रेट बांग्लादेश का गिर ही रहा है। और फिर बांग्लादेश फिर इमर्ज हुआ सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी साउथ एशिया के अंदर। तो लोग देख रहे हैं कि भाई इकोनॉमी देख रहे हैं कि उनको क्या फायदा ऐसे हो सकता है, उनको बोलना पड़ेगा। अब अभी इंसानियत से ऊपर कुछ है ही नहीं। लेकिन मगर नहीं, फिर भी उसके बाद अंतरराष्ट्रीय कम्युनिटी अभी साइलेंट है। अभी क्योंकि वो सरपास करे, बांग्लादेश जो है वो सरपास करे पर कैपिटा इनकम लेवल्स दोनों, हिंदुस्तान के और पाकिस्तान के। एक तरीके से अगर देखें तो अब ये ग्रीन ट्रांजिशन का जो हिस्सा है वो बांग्लादेश का इंडस्ट्रियल सेगमेंट वो उसे इमर्ज करता है। और जो बिल्डिंग ग्रीन फैक्ट्रीज हैं, जैसे कि तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को 100% बोलना पड़ेगा। एक ऐसा मुल्क जहां पर बहुत अन्य मिलिट्री कू हुए थे। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बांग्लादेश जो इनैक्ट हुआ था 1972 में, इस्टेब्लिश हुआ, उसके बाद फिर जातीय संसद वहां पर आए, क्योंकि जो इलेक्टेड पार्लियामेंट है उसको जातीय संसद कहते हैं। उसके बाद फिर क्योंकि अंतरराष्ट्रीय कम्युनिटी ये दो मुद्दों की वजह से साइलेंट है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय कम्युनिटी अगर नहीं बोलेगी तो फिर अल्टीमेटली रिपल इफेक्ट जो होता है ना, जैसे कि अगर हम दूर बैठे हैं कहीं पे और हमें लगता है कि हमें इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फर्क पड़ेगा, घूम फिर के कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा, बिल्कुल। और जैसे कि जो जनरल जियाउर रहमान है, जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद है, उनसे फिर जब मिलिट्री कू जब हुए और फिर 1972 से लेके 1975 तक ये बहुत ही मुश्किल दौर था ये बांग्लादेश के लिए। फिर अवामी लीग का जो डोमिनेंट पार्टी थी, और फिर जो 1975 से लेके 1991 का दौर था, इस तब उस देश में देखा गया कि जो मार्शल लॉ दो बार इंपोज हुआ, 1975 से लेके 1979 और 1982 से लेके 1986। और फिर एक सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी वहां पर आया बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के साथ, बीएन, और फिर एनपी जो कि जेपी इसको बोलते हैं, वो तो बीएनपी और शेख हसीना की जो पार्टी थी, जो कि मुजीबुर रहमान ने खड़ी की थी, और अवामी लीग, इसके बीच में पावर ऑल्टरनेट होता गया। लेकिन शेख हसीना काफी टाइम से वहां पे पावर में थी, और जब तक वो थी, क्योंकि वो सेक्युलरिज्म को बढ़ावा देती थी, तो वहां पर ऐसे कुछ वहां पे हमने ऐसे आज से देखे नहीं। और जितने भी अभी शेख हसीना के, क्योंकि वो सेक्युलरिज्म को बढ़ावा देती थी, उनके जो सपोर्टर थे उनके साथ नरसिंहार हो रहा है, जिसमें मेजोरिटी जो है, जो माइनॉरिटी में से मेजोरिटी जो है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं। जैसे कि कल सिरोही साहब ने बताया कि जितनी भी माइनॉरिटी हो, केवल हिंदू ही नहीं बल्कि बाकी माइनॉरिटी के साथ भी ऐसा हो रहा है।
फिर बीएनपी और नेशनल पार्टी ने प्रमोट किया ग्रेजुअल इकोनॉमिक लिबरेशन और फ्री मार्केट रिफॉर्म्स पहले, और फिर जब डिक्लेयर हुआ स्टेट रिलीजन 1988 में, तो रेस्टोरेशन ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आई 1991 में, जिससे एक पुअर ऑल्टरनेट जो अवामी लीग और बीएनपी का, जैसे कि आपको बताया मैंने, ये ऑल्टरनेट होते गए आपस में। अब क्योंकि ये ऑल्टरनेट होते गए, बीएनपी देखिए, अवामी लीग ने सेक्युलर फिलॉसफी पे यकीन रखती थी और बीएनपी का थोड़ा बहुत झुकाव था उस टाइम पे, इतना नहीं था, या पाकिस्तान की तरफ को या आईएसआई मैं बोलूंगा। अब बांग्लादेश के साथ जो उसने हासिल किया सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक ग्रोथ, या फिर वो इमर्ज हुआ वर्ल्ड में से एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी एक टाइम पे, बांग्लादेश ने वो भी देखा है। लेकिन अब आप देखिए बांग्लादेश, जैसे कि कल सरोही साहब ने बताया कि अभी भीख मांगा नहीं है, लेकिन उसके भी पाकिस्तान जैसे हालात हो जाएंगे अगर वो पाकिस्तान की बातों में आता गया। कहते हैं ना, एक संगति से क्या होता है, एक सेब, बुरा सेब बाकी सेबों को खराब करता है, बुरी संगति। बिल्कुल, स्कूल में बोलते हैं ना बच्चों को। बिल्कुल अली शाह जी, जी। आपने बिल्कुल सही कहा। अगर पाकिस्तान की शय पर बांग्लादेश चलता रहा तो ऐसे में बहुत दिन दूर नहीं होगा जब बांग्लादेश को इसकी मोटी रकम चुकानी पड़ेगी, क्योंकि भारत से दुश्मनी की जो रकम है वो चुका नहीं पाएगा बांग्लादेश। अगर बात कर ली जाए यहाँ पर, तो हर छोटी से बड़ी चीज़ के लिए बांग्लादेश पूरी तरीके से भारत पर निर्भर है, चाहे वो चीनी हो, गेहूँ हो या फिर कॉटन हो। इन तमाम चीज़ों पर बांग्लादेश पूरी तरीके से भारत पर निर्भर है। भारत बांग्लादेश पर निर्भर नहीं है। इसी के साथ कपड़े का व्यापार वहाँ पर काफी खासा है बांग्लादेश में, और ऐसे में वहां के कपड़ा उद्योग के लिए जो कच्चा सामान जाता है वो भारत से ही जाता है। अगर इस पर लगाम लगा दी गई भारत की तरफ से तो बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, जीडीपी पर बड़ा असर जो है वहां पर देखा जाएगा। और इसी के साथ साथ अगर बात करेंगे तो बेरोजगारी होगी, बेरोजगारी के साथ वहां पर जो रोड पर प्रदर्शन शुरू होंगे वहां से निपट पाना मुश्किल हो जाएगा बांग्लादेश के लिए। क्या कुछ कहेंगे इस पर? अगर हम बात करें कारोबार को लेकर संजीत जी, जिस तरीके से बांग्लादेश और भारत के बीच में कारोबार अभी भी जारी है, जिस पर खासा इफेक्ट अभी तक नहीं पड़ा है, और अभी हाल ही में प्याज की जो खेप पहुंची थी उससे भी काफी मदद बांग्लादेश को मिली थी। बिजली और पानी को लेकर भी लगातार मदद यहां से जाती रही है और पूरी तरीके से डिपेंड नजर आता है बांग्लादेश भारत पर। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने बोली है। शायद इस चीज का एहसास अभी बांग्लादेश को है नहीं, क्योंकि अगर बांग्लादेश को इस चीज का एहसास होता तो जिस राह पे बांग्लादेश चल रहा है उस पर चलता नहीं। अगर आप देखें कि ट्रेड के लिए बांग्लादेश के और भारत का बॉर्डर जो है सबसे बड़ा बॉर्डर है, तकरीबन 4000 किलोमीटर है। चारों तरफ भारत है, एक और नीचे जो है समुद्र है। तो देखा जाए तो लैंड लॉक्ड कंट्री है, सिर्फ समुद्र के थ्रू ही उनका जो है एक्सेस हो सकता है किसी बाहर के साथ। अब दूसरा आता है, जैसे मेरे साहब ने बताया है कि जो वहाँ पे जो कॉटन इंडस्ट्री है, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, बहुत अहम इंडस्ट्री है। और वहाँ पर जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं और जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, उनकी वहाँ पे जो है शर्ट्स, ट्राउजर्स वगैरह सब बनती है। जब यहाँ से कच्चा माल जाना बंद हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो जो फैक्ट्रियाँ वो बंद होगी। और अभी से ही खबर ये आ रही है कि काफ़ी फैक्ट्रियाँ वहाँ से शिफ्ट करके गुजरात में, सूरत में जा चुकी। तो जहाँ तक उनका इंडस्ट्रियल बेस है वो पूरा का पूरा हिल जाएगा। नंबर दूसरा, बिजली उनको जो है अडानी ग्रुप की जो है झारखंड से उनको बिजली जाती है। वो बिजली के पैसे उन्होंने पिछले 3-4 साल से जो उनका बिल था वो अभी तक पे नहीं किया है। उन्होंने जो रशिया के पैसे इसी से बांग्लादेश का 80% हिस्सा अंधेरे में चला जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, जहां तक पानी का सवाल है, अगर फराका बराज को हम जो है बंद करके और दूसरी जगह गर्मियों में पानी भेजना शुरू कर दे तो उनको जो है वहां पे पानी के लालच पड़ जाएंगे। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतनी सब बातें जो हमें समझ में आ रही हैं यहाँ पे भारत में बैठकर, वहां पे जो मोहम्मद यूनुस साहब या जो भी उनके गवर्नमेंट चलाने वाले लोग हैं, उनकी समझ में ये क्यों नहीं आ रहा कि पाकिस्तान इतनी दूर बैठा उनकी क्या मदद कर सकता है। चाइना ऊपर बैठा हुआ है, उनकी क्या मदद कर सकता, ना उनसे बॉर्डर मिलता है ना उनसे कोई वाटरवे मिलते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या दिमाग है बांग्लादेशी गवर्नमेंट का, जो भारत से इतना बड़ा पंगा लेके और वो सोच रहे कि ये ज्यादा दिन तक जो है इस चीज को झेल सकेंगे। मुझे नहीं लगता है। अगर ये तो भारत की शराफत है, भारत की गवर्नमेंट की शराफत है कि वो अभी तक जो है इनकी जो है पेच को कसना शुरू नहीं किया है। जिस दिन भारत सरकार ने ये डिसाइड कर लिया कि अभी बहुत हो गया है, अभी हमको इनका पेच कसना है, उस दिन भारत जो बांग्लादेश की सरकार है वो घुटने पे आ जाएगी, उनकी जो जनता वो सड़कों पे आ जाएगी। बिल्कुल। उसके बाद जैसे शेख हसीना को वहां से भागना पड़ा, उसी तरीके से मोहम्मद यूनुस और उनके साथ जो उनके जो चमचे हैं
वो वहां पे बिल्कुल। बैठे हैं, उनको भागना पड़ेगा। अभी कुछ संगठनों के कठपुतली बने वो नजर आ रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द उनका भी असर जो है वो ऐसा ही होता नजर आएगा। रमेश जी, आपसे भी एक छोटा सा रिएक्शन इस पर चाहेंगे। अगर इसको ये कहा जाए कि खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारना गलत नहीं होगा, क्योंकि बांग्लादेश जो है इस वक्त कुछ ऐसा ही काम करता नजर आ रहा है जिस तरीके से वो पूरी तरीके से भारत के खिलाफ, सनातन धर्म के खिलाफ जा रहा है। ऐसे में बड़ा नुकसान उसको होगा। पूरी तरीके से निर्भर है भारत पर बांग्लादेश, उसके बावजूद वो ऐसे कदम उठा रहा है। देखिए, मुझे लग रहा है इस ये करने से बांग्लादेश को फर्क नहीं पड़ेगा, इससे फर्क पड़ेगा बांग्लादेशियों को। बांग्लादेशियों का मतलब है वहां की आवाम को। वहां की आवाम जो है वो भारत को अपना दूसरा घर समझती है। कुछ भी होता है, खरीदारी करनी हो या कुछ भी लेना हो, तो वो बॉर्डर के रास्ते से बहुत आसानी से दिल्ली आ जाते हैं, दूसरे शहरों में चले जाते हैं, शादी ब्याह भी वो लोग करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन ये जो साझी संस्कृति है, जिस तरीके से यूनुस साहब ने खत्म करी है, ये कठपुतली बन के, मैं उनको भी ज्यादा दोष पहली सेगमेंट में मैंने कहा मैं ज्यादा दोष उनको नहीं दूंगा, उनके दिमाग को दोष दूंगा। उनके दिमाग पे जिस तरीके से चाइना और पाकिस्तान का पहरा हो चुका है और उनको एक अपाहिज बना के कह दिया गया है, जो हम करें आप सिर्फ साइन करते रहिएगा और अपनी उदारवार्ता जो आपकी छवि है, आपको पीस अवार्ड मिला हुआ है, उसका ख्याल करते हुए आप जो हिंदुस्तान कह रहा है, उनकी अगर कोई मिनिस्ट्री आपसे मिलने आ रही है, उनका कोई प्रतिनिधि मंडल आ रहा है, तो हाँ हाँ करते रहिएगा और उनके साथ मिलते रहिएगा। लेकिन जो खुरापात करनी है पीछे से, हम लोग करेंगे और वो हो रहा है, कमोबेश वो सारा हो रहा बिल्कुल है। बिल्कुल रमेश जी, लेकिन यही यही देखा जा रहा है कि यहाँ पर भारत के साथ जब बैठक होती है, बातचीत होती है, तो उस वक्त तो कह दिया जाता है कि हाँ अब स्थिति जो है वो बेहतर होती चली जाएगी, इस पर कड़ा कदम उठाया जाएगा, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आता है। घटनाएं और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो ये पूरी तरीके से एक जो तस्वीर क्रिएट की जा रही है वो बहुत अलग है, लेकिन उसके पीछे जो हालात बनते जा रहे हैं वो बहुत अलग है। फिलहाल शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।